अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? बोल। यस सर। यस सर। क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे रहा है, काफी लंबा चौड़ा, बहुत डेंजरस दिखाई दे रहा, लेकिन है बहुत आसान, है बहुत आसान। पहले तो लिख लो क्वेश्चन को, फिर मैं कुछ जगह में दिखा रहा हूं, वो सब वैल्यू क्या क्या है मेरे को बताते जाना है ना। ये जो 6 है ना, दिस इज 61 है, ये 15 जो है ना ये 62 है, और ये 20 जो है 63, 15, 64, 6, ये जो 65, ऑलराइट। तो फिर छूटा कौन सा? 61, 62, 63, 64, 65, छूटा कौन सा? 60 और 66। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 60 आ जाना चाहिए, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली 66 आना चाहिए। 60 का वैल्यू भी 1 आता है, और 66 का वैल्यू भी 1 आता है, वो दोनों का वैल्यू 1 आता है, इसलिए दोनों ऐसा आ गया। तो अभी क्लोजली ऑब्जर्व करो, थोड़ा इस चीज को क्लोजली ऑब्जर्व करो। डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को हम बाद में डिस्कस करेंगे, डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो। डिनोमिनेटर में है क्या? 60 3 टू द पावर 6। डिनोमिनेटर का बात नहीं कर रहा हूं, डिनोमिनेटर में हमारा है क्या? डिनोमिनेटर में हमारा कितना है? 60 3 टू द पावर 6 प्लस क्या है देखो 61 है, 3 टू द पावर 5 है, 243 is 3 to the power 5 into 2 to the power 1 you can say, प्लस ये 62 है, और 81 जो है ना 3 to the power 4 होता है, इंटू 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। मैं सही जा रहा हूं ना? यस सर। तो 20 जो है वो हो गया हमारा 63, इंटू 3 का पावर 3 हो गया जो कि 27 है, इंटू 8 जो होता है 2 का क्यूब हो गया, प्लस ये हो गया 64, 3 का स्क्वायर है 9, और 2 टू द पावर 4 है 16, प्लस ये हो गया 65, 3 हो गया, और 32 जो है 2 टू द पावर 5 हो गया, प्लस ये लास्ट वाला तो हमारा 66 हो गया, 2 टू द पावर 6 हो गया। देख सकते हो ना, ये बाइनोमियल का एक्सपेंशन है, डिनोमिनेटर बाइनोमियल का एक्सपेंशन है। अच्छा, वो बाइनोमियल है क्या बताओगे? नहीं पता? सर क्या मैं पूछ रहा हूँ कि डिनोमिनेटर, अच्छा ये जो नंबर जो लिख लिया ये सब समझ में आ गया तुम लोगों को? कितना कितना किसका पावर? 3 plus 2। हाँ, 3 plus 2 to the power 6 है। ठीक ठीक, 3 plus 2 to the power 6 हो रहा है। तो 3 plus 2 to the power 6 में से हमारा 60 से स्टार्ट होगा, 66 में खत्म होगा। तो इट इज नथिंग बट 3 plus 2 to the power 6। ये जेई में आया था, आईटी में आया था। ओके, ऊपर वाला तो देखने से पता चल गया होगा, नीचे वाला देखने से अगर मैं इतना बता दिया, ऊपर वाला देख के तुम लोग को सब पता चल रहा होगा। क्या है बोलो? ए क्यूब, हाँ ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। चलो पहले वो लाइन लिख लेते, उसके बाद उसको फॉर्मूला में डाल देंगे। 18 क्यूब लिखना चालू कर दो भाई। 7 क्यूब प्लस 3 इंटू 18 इंटू 7 इंटू 18 प्लस 7। So this one is your 18 plus 7 का whole cube by 3 plus 2 to the power 6। ये 25 का क्यूब हो गया by 5 to the power 6। That is equal to 5 का स्क्वायर का क्यूब by 5 to the power 6। ये ऊपर में भी 5 to the power 6, नीचे में भी 5 to the power 6, 1 हो गया, is equal to RHS। Proved। वैल्यू निकालना था। अच्छा, वैल्यू निकालना था, तो वैल्यू 1 हो गया, खत्म।
सबको समझ में आया 6 नंबर क्वेश्चन? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ लास्ट, फर्स्ट पीरियड में बोला 8 टर्म्स ऑफ दिस वन, सेकंड पीरियड में बोला है 30 टर्म्स ऑफ दिस वन। थोड़ा देखते हैं, मैं थोड़ा छोटा वाला लेके बोलता हूं। 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 है ना, 1 प्लस एक्स टू द पावर 5। इसमें देखते हैं, अगर मैं इसको एक्सपांड करूं तो पूरा सारे लिखूंगा। 5c0 प्लस 5c1x प्लस 5c2x स्क्वायर प्लस 5c3x क्यूब प्लस 5c4x टू द पावर 4 प्लस 5c5x टू द पावर 5 प्लस 5c6x टू द पावर 6 है ना। दिस इज एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 6, यस और नो। 1 प्लस x टू द पावर 5 का एक्सपेंशन जो है वो कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा, मैं एक्स्ट्रा लिख दिया आपसे रिमाइंडेड में। 1 प्लस x टू द पावर 5 का अगर मैं एक्सपांड करूं तो हमको यही से मिल रहा है ना, 1 2 3 4 5 6। समझ में आया सबको रे? यस सर। चलो, इसमें हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे हमको 1 2 3 1 2 3 6 टर्म मिला, 6 टर्म मिला है। तो ये हो गया लास्ट 3 टर्म्स। इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लास्ट 3 टर्म्स, और ये हो गया हमारा फर्स्ट 3 टर्म्स। ओके, ये लास्ट 3 टर्म्स है, ये फर्स्ट 3 टर्म्स है। अब समझो कि ये हमारा, और इसको इसके साथ कनेक्ट करूंगा, इसको इसके साथ। हम लोग पढ़े थे बायनोमियल थ्योरम में, पहला ही क्लास में पढ़े थे कि अगर हम इक्विडिस्टेंस टर्म में आ जाते हैं शुरू से लास्ट में से, तो फिर उनका कोएफिशिएंट सेम होता है। इसका मतलब है कि 5c0 और 5c5 दोनों सेम है, ऐसे पता भी है सब सेम है। 5c0 का वैल्यू 1 होता है, 5c5 का वैल्यू भी 1 होता है। 5c1 और 5c4 ये भी सेम है और ये भी सेम है, इतना तो सबको पता ही चल गया। मतलब these coefficients are equal to those coefficients। चलो, अगर मेरे को सम ऑफ द सारे कोएफिशिएंट निकालना है, अगर मेरे को सम ऑफ द ऑल द कोएफिशिएंट निकालना है, सम ऑफ द कोएफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या बोले थे, क्या करना है हमको? एक बाइनोमियल 1 पुट कर देंगे। चलो, अगर मैं 1 पुट कर दूंगा तो मेरे को 2 टू द पावर 5 मिला, उधर मिलेगा मेरे को 5c0 प्लस 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 प्लस 5c4 प्लस 5c5। आया समझ में? यस सर। अच्छा, ये तीनों तो वो तीनों का साथ सेम है, क्योंकि इसका वैल्यू इसके साथ सेम है, इसका वैल्यू इसके साथ सेम है, इसका वैल्यू इसके साथ सेम है। मतलब ये तीनों का सम अगर x होगा तो ये तीनों का सम भी x होगा। यस। तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लास्ट 3 टर्म्स, 5c3 प्लस 5c4 प्लस 5c5, है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो फिर लास्ट 3 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा? दिस बाय 2। दिस इंप्लाइज 5c3 प्लस 5c4 प्लस 5c5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 दिया था, उसमें डिवाइड कर दोगे 2 तो 2 टू द पावर 4 हुआ। पता चला क्या है सबको? यस सर। ये जो एग्जांपल दिया, इसमें क्या नंबर ऑफ टर्म्स में थोड़ा कम करके समझाया तुमको। एंड दिस इज एक्चुअली एप्लीकेबल फॉर एनी पावर, ये जो है ना एनी पावर में एप्लीकेबल है। तो मेरे को बताओ फिर, अगर 1 प्लस x टू द पावर 15 है, हाउ मेनी टर्म्स वी आर गोइंग टू गेट? 16 टर्म्स वी आर गोइंग टू गेट। तो लास्ट 8 बोला है तो पहला में भी 8 ही होगा, लास्ट 8 का सम बोला है पहला में भी 8 ही होगा, तो पहला 8 का सम जितना होगा लास्ट 8 का सम भी उतना ही होगा, क्योंकि इक्विडिस्टेंस टर्म्स आर इक्वल कोएफिशिएंट में होता है।
तो फिर क्या आंसर आना चाहिए इसको बताओ। व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 2 to the 14. बस हो गया भाई। लेकिन पावर ऑड होना चाहिए, पावर हमारा ऑड होना चाहिए तो जा क्या आएगा, नहीं तो इवन होने से एक तो बीच में एक तो एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा तो फिर उसमें दिक्कत होगा। नहीं देगा वो देगा तो फिर अलग फंडा लगा के करना पड़ेगा। हो गया ना, समझ में आया जरा? चलो तो यहाँ पे हम लोग का आंसर पता, ये वाला एग्जाम्पल लिख लो और सब में हमेशा आंसर लिख लो। ऐसे होगा 1 प्लस, ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस, जनरलाइज में कर देता हूँ इसको मैं जनरलाइज कर देता हूँ, उसको नोट कर लो तुम। इसको कौन सा कलर में लिखेंगे? 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n प्लस 1। 2n प्लस 1 बोलने से और हो गया सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, इसको नोट कर लेना ये जो मैं बुला रहा हूं, सम ऑफ कोफिशिएंट हाईलाइट करके रखना, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लास्ट n plus 1 टर्म्स होगा, n plus 1 टर्म्स। कोफिशिएंट ऑफ लास्ट n plus 1 टर्म्स। n plus 1 में कहां से लाया? इसमें 1 ऐड किया बाय 2 इज इक्वल टू 2 to the power 2n। ओके, तो इस चीज को नोट करके रख लो, चाहोगे तो ये एग्जांपल का यूज कर सकते हो। ठीक है, और मैं उसके लिए आंसर नहीं बता रहा, उसका शॉर्टकट ये तुम लोग का, वो शॉर्टकट दे दिया। इसका आंसर हो जाएगा हमारा कितना? 2 to the power 14, जैसे तुम ही लोग बता दिया, मेरे को समझाने का और जरूरत नहीं पड़ा। इसका आंसर हो जाएगा कितना? 2 to the power 58। ये सब यही लेवल का क्वेश्चन है। चलो ये एक तो इंपॉर्टेंट है, क्या? ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड द, ये एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा है, फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ये न्यूमेरिकल एक तो वर्ड यूज होगा। न्यूमेरिकल का मतलब होता है क्या जानते हो? न्यूमेरिकली का मतलब होता है नंबर का हिसाब से, वो प्लस हो माइनस हो फर्क नहीं पड़ता। अगर हम बोल दिए कहीं पे 10 निकला और कहीं पे -15 निकला, तो मैं -15 में से 15 को ले लूंगा, बोलूंगा कि ये बड़ा है। समझा मेरे बात? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब होता है प्लस माइनस को हम कंसीडर नहीं करने वाले हैं, वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर प्लस माइनस। उसका नंबर का हिसाब से वैल्यू कितना है, तो नंबर का हिसाब से जो वैल्यू बड़ा है उसी को ही ग्रेटेस्ट टर्म हम लोग लेंगे। ऑलराइट, तो इसका कांसेप्ट एक ही होता है, let tr plus 1 is the greatest term, let tr plus 1 is the greatest term। therefore tr plus 1 by tr, बोलोगे मेरे को? अगर tr greatest term हो गया तो tr plus 1 by tr क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा है। इसका मॉड ले लेंगे, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, या फिर कभी-कभी इक्वल टू हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। सो दिस इज द कांसेप्ट वी आर गोइंग टू यूज, दिस इज द कांसेप्ट वी आर गोइंग टू यूज। मैं थोड़ा इसका ये कर दूं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हेडिंग लिख लो ना, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ब्रैकेट में लिख लो एनजीटी, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ब्रैकेट में लिख लो एनजीटी। ठीक है, तो x प्लस a टू द पावर n। ऑलराइट, तो अगर मैं tr प्लस 1 बाय tr निकालता हूं तो हमको क्या मिलेगा? NCr x टू द पावर n माइनस r into a to the power r divided by what is this? tr, मतलब NCr minus 1 x to the power n minus r plus 1 हो जाएगा into a to the power r minus 1 हो जाएगा। That is equal to क्या हो जाएगा? n minus r plus 1 by r। ओके, इतना हो गया, और साथ में क्या हो जाएगा बताओ? a to the power r by a to the power r minus 1 a हो गया, नीचे में x हो गया। ये तो ऐसे ही पॉजिटिव आएगा, ये वाला पार्ट मॉड ले लेना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हमारा कांसेप्ट है।
क्लियर हो गया? Yes, sir. तो हेडिंग लिख लिया, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म x प्लस a टू द पावर n लिख लिया और वो वाला कंसेप्ट लिख लिया। अब जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें जो पहला होगा उसको x सोचना, जो दूसरा होगा उसको a सोचना। पहला में जो लिखा है उसको x सोचना है, दूसरा में सोचा है उसको a सोचना है, बाकी इसमें हमको डाल देना है। ये जो फॉर्मूला देख रहे हो इसमें आपको डाल देना है। ओके, चलो इसमें डालने का बाद इसमें क्या निकलेगा, r का कुछ वैल्यू निकलेगा, r लेस देन इक्वल टू समथिंग, r लेस देन इक्वल टू समथिंग निकलेगा। ठीक है, r का वैल्यू कुछ निकलेगा। अगर r का वैल्यू नोट करके रखना है उसके बाद, है ना, इफ r नॉट बिलोंग्स टू z, नॉट बिलोंग टू z बोलने से क्या होता है, इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है और फ्रैक्शन आएगा, देन हमारा ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो जाएगा बता रहा हूं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इज इक्वल टू t ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r प्लस 1। हो गया, ये हो जाएगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। मैं सिस्टमेटिकली नहीं लिखा हूं, सिस्टमेटिकली लिख लेना, पहले तो लिखना ये हेडिंग न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, उसके बाद ये लिख सकते हो लेट टी आर प्लस 1 इज द ग्रेटेस्ट टर्म, देयरफॉर टी आर प्लस 1 बाय टी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसे कर देता हूं, ये हमारा पहला पॉइंट है यहां से यहां तक। ओके, ये दूसरा पॉइंट है यहां से यहां तक चालू हो जाएगा, यहां से यहां तक, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। ओके, उसके बाद इफ r बिलोंग्स टू z, तो क्या हो जाएगा, एनजीटी हमारा दो ठो निकलेगा, एक हो जाएगा tr और एक हो जाएगा tr प्लस 1। और एक्चुअली दो ठो निकलेगा कैसे, दोनों का वैल्यू सेम ही निकलेगा। एड देखोगे इसका वैल्यू जितना है इसका वैल्यू उतना है, दोनों सेम निकलेगा, इसीलिए हम दोनों को लेंगे। क्लियर हो गया? Yes, sir. चलो फिर ये सवाल करते हैं, पहला वाला सवाल, 2 प्लस 3x टू द पावर 9 x इज इक्वल टू 3/2। अगर x का वैल्यू 3/2 है तो इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कितना है एक्सपेंशन में, ऑलराइट, 3 प्लस 2x टू द पावर 9, 3 प्लस 2x टू द पावर 9। तो मैं इसको कंपेयर कर लूंगा किसके साथ, x प्लस a टू द पावर n के साथ, है ना। तो हमको क्या, tr प्लस 1 बाय tr का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चाहिए। तो देखते हैं कि यहाँ पे, अच्छा वो वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं ना, n माइनस r प्लस 1, 9 माइनस r प्लस 1 बाय r इंटू कितना लिखा है बताओ तो, a बाय x लिखा है शायद, a बाय x का मॉड, a बाय x का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। a हो गया हमारा कितना, बोलो। Sir, question 2 plus 3x is 1 है। अच्छा मैं उल्टा लिख के कर रहा हूँ, ये 2 है ये 3 है, ठीक है। तो a बाय x है तो x प्लस a, तो a बाय x, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मॉड में यहाँ पे इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे को जो x का वैल्यू दिया है वो तो 3/2 दिया है, माइनस आ ही नहीं रहा है, आ रहा है क्या माइनस आ ही नहीं रहा, माइनस यहाँ पे आ नहीं रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मॉड नहीं देने से भी चलेगा। तो ये हो गया हमारा 10 माइनस r बाय r इंटू 3/2 इंटू x का वैल्यू कितना दिया मेरे को, 3/2 ही दिया है, 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये हमारा 90 हो गया, 9 हो गया, 9 इंटू 10, 90 माइनस 9r ग्रेटर देन इक्वल टू 4r। तो 90 ग्रेटर देन इक्वल टू 39 या फिर r लेस देन इक्वल टू 90 बाय कितना है बताओ, 13। Therefore greatest
टर्न इज इक्वल टू टी 90/13 का ग्रेटेस्ट इंटीजर +1, क्योंकि ये नॉट बिलोंग्स टू z मिला। हो गया ना। 90/13 कितना होता है? 6 पॉइंट समथिंग आ रहा ना। 90/13 इज योर 6 पॉइंट समथिंग। 6 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट, हाँ 6 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है? 6 आता है ना। 6 तो 6 + 1 मतलब 7 तब आ जाएगा। ओके, लिख लो T7। तो T7 चाहोगे तो T7 का वैल्यू निकाल सकते हो। इसमें 9C6 into 2 to the power 3 into 3x to the power 6, फिर वैल्यू डालो, जो भी निकलेगा आंसर वही होगा। पता चला बीट ए का आंसर? यस सर। चलो अब हम लोग बीट बी करते हैं। x + 2y to the power 9, बीट बी करते हैं। x + 2y to the power 9, x का वैल्यू है हाफ और y का वैल्यू है 1/6। गलत तो नहीं लिखा हूं ना मैं अभी? x = हाफ, y = 1/6। ओके, स्टार्ट तो ऐसे ही कर लेंगे। tr + 1 by tr mod greater than equal to 1। वो वाला नहीं लिखोगे, let tr + 1 is the greatest term। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे n - r + 1/r into x/a, a/x। तो 9 - r + 1/r into, I think it is coming 2y/x now, है ना? a/x, हाँ ठीक है। तो मॉड हम फिर अभी भी नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस है और प्लस ही आएगा। तो इट इज कमिंग 10 - r/r into 2 into 1/6 divided by half greater than equal to 1। So it is coming 10 - r/r into कितना आ रहा है? 2/3 ना, greater than equal to 1। 20 - 2r greater than equal to 3r। ओके, तो हमारा 20 greater than equal to 5r, r less than equal to 4। बताओ रे, r का वैल्यू less than equal to 4 मिला ना? नेचुरल नंबर मिल गया या फिर इंटीजर मिल गया, belongs to z। therefore T4 and T5 are the NGT and both will be equal, and both will be same। दोनों का वैल्यू सेम आएगा, अलग अलग वैल्यू नहीं आने वाला है। ओके, ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो गया। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका आता है। क्या होता है कि दे देता है फोर्थ टर्म, यहाँ पे दिया है इस क्वेश्चन में, फोर्थ टर्म इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, फाइंड x। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इसमें हम लोग को दे सकता है, क्या नाम है उसका बताओ, जेई में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ग्रेटेस्ट फाइंड x बोल सकता है, और ऐसे भी बोल सकता है फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये अगर ग्रेटेस्ट टर्म है तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा जानते हो ना? T4 जो है ग्रेटर देन T5 होना चाहिए, और अगर मैं T3 ले लेता हूं, T3 लेस देन T4 होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। क्योंकि ये सबसे बड़ा है तो इसका दो तो कंजुगेटिव का साथ हमको कंपेयर करना पड़ेगा। T4 से आगे T5 आता है तो T4 उससे भी बड़ा होना चाहिए, और उसका पीछे T3 आता है तो उससे भी बड़ा होना चाहिए।
ये दोनों से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली आगे सबके साथ वो बड़ा हो ही जाएगा। ओके ना? So this is the condition, you remember, this is the condition you have to take to find the value of x in this particular type of question. So अब ये कंडीशन लगाएंगे और ये कंडीशन लगाएंगे, this condition, greater than equal to less than equal to, ये सब लगाएंगे। ठीक है? तो T3 less than equal to T4, इसका मतलब T4 by T3 greater than equal to 1, और T4 by T5 greater than equal to 1। तो इस दो कंडीशन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा टू फाइंड द आंसर। आया समझ में? यस सर। मतलब जो दिया होगा ग्रेटेस्ट टर्म उसका दो ठो कंजुगेटिव लेना पड़ेगा, उससे ये बड़ा है बोल के दिखाना पड़ेगा, तो जाके हमको x का वैल्यू मिलेगा। x का एक वैल्यू नहीं मिलेगा, x will come in some range from this to this, किसी वैल्यू से किसी एक वैल्यू के भीतर में रहेगा। ठीक है, देखते हैं T4 by T3, T4 by T3 करते हैं ना, T4 by T3 बोले से n minus r plus 1 by r, अब r का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू 10 है, 10 minus 4 plus 1 by 4 into x, a by x, a हो गया दिस वन, 3x by 8 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि अभी हमको पता नहीं है वैल्यू कितना है तो हम अभी मोड़ देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। n minus r plus 1 by r into a by x का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लिए। तो अब इसमें वैल्यू देखते हैं कितना, 10 plus 1 11 minus 4 7, 7 by 4 it is coming into, यहाँ पे क्या आ रहा, 3 by 16 into x, इसका मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये हो गया 21 by 64 into mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सही लिखा है, गलत लिखा? ठीक है, तो यस सर। मतलब mod x का वैल्यू जो है T3 T4 से छोटा है, मतलब T4 T3 से बड़ा होना चाहिए, T4 ग्रेटर देन इक्वल टू T3, तो T4 by T3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, T4 by T3। अच्छा ठीक है, तो इतना आ गया, mod x कितना आ गया बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू 64 by 21, 64 by 21, इससे mod x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है। ओके, मतलब क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू, इससे आ जाएगा क्या, x लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू माइनस 64 by 21 और s ग्रेटर देन इक्वल टू 64 by 21। ठीक है, चलो आगे वाला देखते हैं, T4 by T5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर T4 by T5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो इसमें T4 by T5 करेंगे तो उल्टा आ जाएगा ना, उसमें उल्टा आ जाएगा तो क्या होगा, फाइव बाय कितना आ जाएगा, 10 माइनस 5 प्लस 1 इंटू a बाई x हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3x बाय 8, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, फिर उसको उल्टा ही लिखते हैं, लेस देन इक्वल टू करके।
T4 by T5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो फिर हम T5 by T4 लेस देन इक्वल टू 1 कर ले। हो गया? तो इससे हमको पता चल गया कि 10 minus 5 plus 1 by 5 into this is 3x by 8 divided by 2 mod less than equal to 2। हो गया कि नहीं रे? अब देखो कितना हो रहा है, 10 plus 1 11 minus 5 6 6 by 5 into ये कितना हो गया, 3 by 16 बाहर हो गया, mod x लेस देन इक्वल टू, ये तो 1 है ना, 1। ओके, तो अब कितना निकला वैल्यू फिर बताओ? 18 by 80। mod x लेस देन इक्वल टू, ये काटते हैं, कैंसिल करते हैं, ये कट गया कितना, 2 हो गया, 3 में 3 बाय ये कितना हो गया, 8, कितना हो गया बताओ? 9 by 40 into mod x 40 by 9। 40 by 9। Therefore minus 40 by 9 less than equal to x less than equal to 40 by 9। तो हम क्या करेंगे अभी, इसका और इसका दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे टू गेट द आंसर। ये दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे टू गेट द आंसर। पहला बोल क्या रहा है, माइनस 64 by 21 से कम, 64 by 21 से ज्यादा। पहला बोल रहा है माइनस 61 by 24 से कम और 61 by 24 से ज्यादा। मतलब ऐसे या फिर ऐसे, मतलब पहला वाला व्हाइट वाला बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है क्या, माइनस 40 by 9, माइनस 40 by 9 इधर आएगा ना, है ना, ये माइनस 40 by 9 हो गया और ये हो गया हमारा 40 by 9। तो इसका बीच में दूसरा आ रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा फिर बताओ तो? minus 40 by 9 to minus 61 by 24। हाँ। फिर 61 by 24 to 40 by 9। ठीक है, लिखो therefore x belongs to minus 40 by 9 comma minus 61 by 24 21 union 61 by 21 64। अरे यार क्या लिख रहा हूँ, कहाँ क्या, ओहो ये पूरा उल्टा लिख दिया। by 21 है, 64 by 21, ये भी 64 by 21 कोमा 40 by 9। लेकिन ये क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक है शायद, क्योंकि आई थिंक कुछ आंसर थोड़ा अलग था उसमें, इस क्वेश्चन में या तो हम डेटा गलत ले लिए या फिर कुछ कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है। ये वाला सही है। चलो देखते हैं, चलो चेक करें ना तुम लोग। हाँ बोलो। क्या क्या? T3 less than equal to T4 और T4 greater than equal to T5। T4 बड़ा बोला है ना? तो equal to, हाँ मतलब एक्चुअली हमारा क्या होता है, दो टर्म इक्वल भी हो सकता है ना। कंजुगेटिव टर्म हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में जब पढ़ते हैं, दो तो इक्वल भी हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग इक्वल टू भी उसमें लेते हैं। दो तो कंजुगेटिव इक्वल हो सकता है कभी कभी, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इक्वलिटी कंसीडर भी लगाते हैं। अच्छा और क्या पूछना है क्या, या हो गया? हो गया। हो गया। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो।
अच्छा, अगला क्वेश्चन के लिए हमको एक तो नया कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। क्या कि इसको हम आर एफ फैक्टर बोलते हैं। आर एफ फैक्टर स्कूल में एकदम नहीं है। ओके, आर एफ फैक्टर इसमें क्या होता है, इस टाइप का नंबर सब रहता है। रूट ए माइनस बी का मॉड जो है 1 से कम होगा। रूट ए माइनस बी का मॉड 1 से कम होगा, तो जाके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, कभी कभी ये पहले आ जाता है, कभी कभी बाद में आ जाता है ऐसे। तो मैं इसको ये करके कर रहा हूँ। a प्लस रूट बी दिया है, a प्लस रूट बी। तो ये जैसे लिख रहा हूँ इसको भी ऐसे लिख लेते हैं। रूट बी और ये, चलो a प्लस रूट बी लिखते हैं टू द पावर n। ओके, मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा एक्सपांड करता हूँ, 5 से टर्म एक्सपांड करता हूँ। तो इट इज कमिंग nc0 into a to the power n plus nc1 into a to the power n minus 1 into root b plus nc2 into a to the power n minus 2 root b का स्क्वायर प्लस nc3 a to the power n minus 3 root b to the power 3 प्लस ऐसे आएगा। ओके, चलो अगर मैं a माइनस रूट बी करूंगा टू द पावर n is equal to, it will come as something like this, nc0 a to the power n minus nc1 a to the power n minus 1 into root b plus nc2 a to the power n minus 2 root b का क्यूब स्क्वायर माइनस nc3 a to the power n minus 3 रूट बी टू द पावर 3 माइनस ऐसे करके चलेगा। अब मेरे बात ध्यान से सुनो, क्या बोलने जा रहा हूं। ये जो एक्सपांशन है ये तो इरेशनल होगा, ये पक्का बात है कि नहीं। इसका जो नंबर है, ये नंबर लास्ट में एक तो इरेशनल नंबर ही आएगा कि नहीं, पावर कुछ भी हो जाए, नंबर विल बी इरेशनल। जैसे मैं बता रहा हूं, अगर मान लेते हैं n का वैल्यू इवन है, मान लेते हैं n का वैल्यू इवन है, तो भी क्या है, ये तो रूट बी है, इसको तो रेशनल नहीं कर सकता ना पावर को। ये जो रूट बी है, मान लेते रूट 3 हो, तो रूट 3 विल बी एज इट इज, और रूट 3 रह गया तो इरेशनल कर दिया पूरा नंबर को, हाँ या ना। यस सर। क्योंकि ये इरेशनल है, इसका मतलब ये इंटीजर नहीं है, अभी ये इंटीजर नहीं है। क्योंकि ये रेशनल है तो इसका एक इंटीग्रल पार्ट होगा, एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा, हाँ या ना बोलो। इसका एक इंटीग्रल पार्ट होगा और इसका एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो मैं उसको ऐसा लिखता हूं, मैं इसको ऐसा लिखता हूं, a प्लस रूट बी टू द पावर n को मैं क्या लिखता हूं, i हो गया इसके इंटीग्रल पार्ट प्लस f फ्रैक्शनल पार्ट। कितना है मेरे को पता नहीं है, बट आई एम डैम श्योर कि दिस विल बी ए इरेशनल नंबर, और ये इरेशनल नंबर का इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट हमारा आ गया। अब सोचो, रूट बी माइनस से जो है ना, ये लेस देन 1 है, तो इसका कुछ भी पावर करो ये तो पॉइंट में ही रहेगा, हाँ या ना। इसका कुछ भी पावर करो ये तो पॉइंट में ही रहेगा, ये तो 1 से क्रॉस नहीं करेगा, 1 को क्रॉस नहीं कर पाएगा। बोला समझ में आया कि नहीं। हम इसका एक्सपेंशन कुछ भी लिखे, इट कैन नॉट एक्सीड 1, इट इज गोइंग टू बी 0 पॉइंट समथिंग, यस और नो। बिकॉज मैं यहाँ पे रूट बी माइनस ए का मॉड जो है 1 लिखा हूं, मतलब a माइनस रूट बी करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, क्लियर ना। तो इसका पावर कुछ भी करो तो वो आएगा क्या, फ्रैक्शन। तो a माइनस रूट बी टू द पावर n इज इक्वल टू एक फ्रैक्शनल नंबर आएगा f डैश। मैं उसको f डैश का नाम दिया, पता चला ये दोनों चीज।
ये पता चला कि नहीं रे, बताओ? नहीं पता चला? a plus root b to the power n will be I plus f, पता चला कि नहीं? Yes. Yes sir. Yes sir. a minus root b to the power n will be a fractional number, पता चला तुमको? ये नहीं पता? Yes sir. पता चला तुमको? जैसे मान लेते हैं मान लेते हैं a माइनस रूट बी आ गया हमारा 0.414। अरे इसका पावर कुछ भी करो ना, ये क्या 1 तक जा सकता है? ये तो पॉइंट में ही रह जाएगा ना हमेशा, है कि नहीं? हाँ, तो इतना ध्यान में रखना है कि इट इज ऑलवेज ए डेसिमल नंबर, मतलब ये एक फ्रैक्शन में ही आने वाला है, ये हमेशा एक फ्रैक्शन में ही आएगा। ठीक है, चलो अब सोचो ये चीज कि अगर कभी मैं ऐसा करता हूं, ये दोनों नंबर को जोड़ देता हूं, ये दोनों को दो नंबर को जोड़ देता हूं, दिस प्लस दिस कर देता हूं, और हमको मिलता है क्या? एक इंटेजर। मतलब क्या मिलता है? a यहां पे लिखता हूं, मतलब केस 1 लिखता हूं, है ना? केस 1 if a plus root b to the power n plus a minus root b to the power n is equal to integer। अगर ये इंटेजर आएगा a plus root b to the power n plus a minus root b to the power n is equal to integer, इसका मतलब है कि I प्लस f डैश इंटीजर, मतलब I प्लस f डैश इज इक्वल टू इंटीजर। इसका मतलब है कि f प्लस f डैश इज इक्वल टू, मैं ये सुनना चाहता हूं, अगर समझे हो तो मेरे को बताओगे ये वाला पार्ट, f प्लस f डैश का वैल्यू क्या होगा? यहां पे मार्क करो, I प्लस ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है I प्लस f आ रहा है, I इंटीजर है और f फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब 0.5, 0.6, 0.7, 0.005, 0.537 कुछ भी। दिस वन इज आल्सो ए फ्रैक्शन। तो मतलब I प्लस f डैश अगर फ्रैक्शन हुआ तो कैन यू टेल मी व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ f प्लस f डैश? Integer minus I. हाँ, इंटीजर तो आएगा, मतलब 5 आ सकता है क्या? f प्लस f डैश 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 0 आ सकता है, -2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है क्या? सोचो Yes sir. ऐसे एग्जांपल दो मेरे को जिसमें f प्लस f डैश का वैल्यू 2 आ रहा है, कोई एक एग्जांपल दे दो। अच्छा, पहले तुम ये फील कर पा रहे हो कि नहीं f का वैल्यू क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ f? f का वैल्यू 0 से 1 के बीच में पता है ना तुमको? Yes sir. कोई भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में ही रहता है और कुछ नहीं हो सकता, और f डैश का वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि हाँ, Only one. वेरी गुड, यही चीज मैं सुनना चाहता था, ये चीज फील करना है तुम लोगों को। अरे और क्या पॉसिबिलिटी होगा भाई? इसमें और कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता। a प्लस f डैश, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है, ये 1 पॉइंट समथिंग में नहीं है, 2 पॉइंट समथिंग में नहीं है, इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। ये मैं नहीं बताया था, मैं फील कर रहा, मैं सोच रहा था कि तुमको पता होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब 0 से 1 के बीच में रहता है। ठीक है, अगर मैं बता दिया, फिर बता पा रहे हो तुम लोग कि f प्लस f डैश इज इक्वल टू 1, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, इज इक्वल टू 1, मतलब f डैश का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस f। तो यू हैव टू नोट दिस वन। केस 1, इफ दिस प्लस दिस इंटीजर दे रहा है तो फिर f डैश का वैल्यू 1 माइनस f होगा। अच्छा, अब हम केस 2 लेते हैं। केस 2 लेते हैं, अगर माइनस करने से आ रहा है तो क्या होगा? केस 2, if a plus root b to the power n
माइनस a माइनस रूट बी टू द पावर n इज एन इंटीजर। अगर ये दोनों को माइनस करने से इंटीजर आ रहा है, मतलब क्या हो गया, i प्लस एफ माइनस एफ डैश इंटीजर। इसका मतलब हो गया क्या, एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू इंटीजर। तो सोच के बताओ क्या आ सकता है। दो तो फ्रैक्शन को माइनस करोगे, इंटीजर आ रहा है, तो फिर वो फ्रैक्शन दोनों का इंटीजर वैल्यू क्या हो सकता है। जीरो पॉइंट क्या हो सकता है। हाँ, मैं पूछ रहा हूं कि एफ एक फ्रैक्शन नंबर है, दूसरा भी ये भी एक फ्रैक्शनल नंबर है। फ्रैक्शनल बोलने से 0 पॉइंट में मैं बोल रहा हूं, फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल नंबर नहीं। 0 पॉइंट समथिंग में है, ये भी 0 पॉइंट समथिंग, ये भी 0 पॉइंट समथिंग। माइनस करोगे इंटीजर मिलेगा। वो इंटीजर क्या हो सकता है, 0 और कुछ नहीं हो सकता। ओनली 0 इज द पॉसिबिलिटी। मतलब f माइनस एफ डैश इज इक्वल टू 0 या फिर f इज इक्वल टू एफ डैश। बस इतना ही तुमको याद रखना है, ये चीज याद रखना है। अगर ऐड करने से इंटीजर मिल रहा है, इसका मतलब एफ डैश का वैल्यू 1 माइनस एफ होता है। और अगर सब्ट्रैक्ट करने से इंटीजर मिलता है, इसका मतलब f का वैल्यू f डैश के साथ सेम होता है। तो f डैश का वैल्यू से क्या है समझ जाओ, f डैश होता है a माइनस रूट बी टू द पावर n, और f होता है 1 प्लस i प्लस f होता है a प्लस रूट बी टू द पावर n। बोलो समझ में आया वाला पॉइंट। यस सर। चलो अब ये पहला वाला क्वेश्चन खाली करते हैं आज, और नहीं करेंगे। ये पहला वाला खाली क्वेश्चन करते हैं। बोला है कि if r is equal to this one, find 1 plus f into, ये 1 plus f नहीं है, ये i plus f है। अरे यार, ये हमारा i plus f है, 1 plus f नहीं है। ओके, i plus f into 1 minus f। तो आंसर तो 1 ही दिख रहा है, वो आंसर है। जगह नहीं यहाँ पे। चलो देखते हैं क्या दिया है। 7 प्लस 4 रूट 3 टू द पावर n। 7 प्लस 4 रूट 3 टू द पावर n। ओके, तो क्या आएगा देखते हैं। NC0 इंटू 7 टू द पावर n प्लस NC1 7 to the power n minus 1 into 4 root 3 plus NC2 7 to the power n minus 2 4 root 3 का स्क्वायर plus NC3 7 to the power n minus 3 4 root 3 का क्यूब प्लस चला ऐसे। ओके, अच्छा 7 माइनस 4 रूट 3 टू द पावर n। ये क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, हमको खुद से लिखना पड़ेगा। विल बी NC0 7 टू द पावर n, NC1 7 to the power n minus 1 into 4 root 3 plus NC2 7 to the power n minus 2 4 root 3 का स्क्वायर माइनस NC3 7 to the power n minus 3 4 root 3 का क्यूब प्लस डॉट। जस्ट टू सी दिस टू एंड टेल मी कि इनको ऐड करने से इरेशनल वाला कट जा रहा है या सब्ट्रैक्ट करने से कटेगा। इरेशनल बोलने से 4 रूट 3 हो गया, 4 रूट 3 टू ऐड करने से कट रहा है। तो यहाँ पे हमारा हो क्या रहा है कि 7 प्लस 4 रूट 3 टू द पावर n प्लस 7 माइनस 4 रूट 3 टू द पावर n। पूरा समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो ये क्वेश्चन तो शॉर्टकट में बन जाएगा। 2 इंटू NC0 7 टू द पावर n प्लस NC2 7 टू द पावर n माइनस 2 इंटू 4 रूट 3 का स्क्वायर प्लस डॉट। ये 4 रूट 3 यार कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि पावर जो है स्क्वायर आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, रूट गायब हो जाएगा।
मतलब इंटीजर ही देगा हमको। सो यहाँ पे हमको क्या मिला, therefore f डैश जो है वो हो गया हमारा 1 माइनस f। अरे बोलो सबको समझ में आया? यस सर। चलो यहाँ पे हमारा समझ में आ गया होगा कि यही हमारा i प्लस f है, ये वाला हमारा i प्लस f है। दिस पार्ट इज योर i प्लस f एंड दिस पार्ट इज योर f डैश, है कि नहीं? हमको सवाल में पूछा था क्या, i प्लस f इंटू 1 माइनस f। therefore i प्लस f इंटू 1 माइनस f is same as i प्लस f इंटू 1 माइनस f जो है हमारा f डैश है। ओके, सो दैट विल मेक इट 7 प्लस 4 रूट 3 टू द पावर n इंटू 7 माइनस 4 रूट 3 टू द पावर n। कितना आसान हो गया ना क्वेश्चन, अभी वो कंसेप्ट समझोगे तो फट से बनेगा। तो पावर तो सेम है, बेस मल्टीप्लाई कर लो, 49 माइनस 48 टू द पावर n, इट इज 1 टू द पावर n। आंसर हो गया 1। ओके, यस सर। तो आज का क्वेश्चन का ज्यादातर क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए आज का क्लास का, हमारा जेई वाला लेवल का क्वेश्चन है। खाली एक दो क्वेश्चन को छोड़ के, ये दो क्वेश्चन एक दो जो है हमारा ग्रेटेस्ट वाला भी हमारा हो सकता है। ग्रेटेस्ट का जो हम लोग पहले पढ़े ना, ये वाला स्कूल लेवल का है और ये वाला हमारा स्कूल का क्वेश्चन है, ये वाला 3 नंबर और ग्रेटेस्ट वाला। ओके, और ग्रेटेस्ट वाला भी जो वैल्यू निकालना होता है जेई लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं ना। अगले क्लास में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। आज या कल मैं तुम लोग को होमवर्क दूंगा, तुम लोग सैटरडे तक उसको कंप्लीट करो। क्लियर? यस सर।